हेलो 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 बच्चों, नमस्कार सभी को। माई सेल्फ केसरी राज पुरोहित। तो बच्चों, जो कल फिजिक्स का पेपर हुआ था 12th क्लास का 2024 फिजिक्स बोर्ड, तो बच्चों आज उस पेपर का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, आप इससे मैच कर लेना, जिसके जितनी गलत हुई जितने जिसके सही हुए। ठीक है, तो जैसा मैंने पढ़ाया था आप लोगों को सेम टू सेम क्वेश्चन वहीं से आए। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, सुनो। किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स फाई है। अच्छा, इसने बोला एक 15 सेंटीमीटर का गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है, उसके अंदर इसने फ्लक्स को फाई बोला है। यदि इस पृष्ठ की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, यानी आर को ट्रिपल कर दिया, तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो बच्चों एक बात बताओ, आपको पता है फाई बराबर होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई क्यू पे डिपेंड करता है। जब इसका क्यू ही नहीं चेंज हो रहा तो क्या फाई चेंज होगा क्या? आर से फाई का इधर कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पहले फाई था तो अभी क्या रहेगा, फाई का फाई रहेगा। दैट्स मीन इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु के लिए पैरा विद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है। तो बच्चों ये पैरा विद्युत सामर्थ्य वायु के लिए होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये डायरेक्ट याद रख लेना। ठीक है, आगे देखो। प्रतिरोधकता का SI मात्रक, इधर देखो बच्चों। अब आपको पता है कि जो R होता है बच्चों, R बराबर होता है रो L/A। ठीक है, यहाँ से अगर रो की वैल्यू निकालूँ तो रो की वैल्यू आ गई RA/L। ठीक है, अब जो R होता है बच्चों, इसकी यूनिट होती है ओमेगा। क्या होती है बच्चों? और जो एरिया होता है इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर। ऊपर नीचे क्या है, लेंथ की भी क्या होती है मीटर। तो 1 मीटर से मीटर गया, क्या है, ओमेगा मीटर। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी बच्चों, ओमेगा × मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो, ये देखो, ये क्या आएगा, दिए गए चित्र में यदि वेस्टर्न सेतु संतुलित अवस्था में तो प्रतिरोध S का मान क्या होगा। हमसे अननोन रेजिस्टेंस पूछा है, अज्ञात प्रतिरोध पूछा है। तो बच्चों आपको पता है वेस्टर्न ब्रिज में आपने ये पढ़ी होगी P/Q बराबर R/S, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब सुनो, अब आपको ये P दिया गया, ठीक, ये Q दिया गया, ये R दिया गया और ये S दिया गया। तो P की वैल्यू लिख दो 30, ठीक है, Q की वैल्यू दो 18, R की वैल्यू दो 10 और S की वैल्यू लिख दो S पूछा है। अब एक काम करते हैं, इस S की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 है, इस 18 को इधर लेके आओ, 30 को डिवाइड में कर दो। तो बच्चों ये हो जाएगा 180 / 30। तो इधर से 0 से 0 जाएगा, तो S की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों 6 ओम। क्या आएगी बच्चों, 6 ओम। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 6 ओम। क्या आएगा, 6 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इधर देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है, यदि किसी उपकरण की आवर्धन क्षमता नेगेटिव, यानी m की वैल्यू अपने को इसने नेगेटिव दे दी। क्या दे दी, m की वैल्यू नेगेटिव। बच्चों अब सुनो, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब मैंने रे ऑप्टिक्स पढ़ाया था कि जब भी m पॉजिटिव होगा तो आपकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी आभासी। क्या बनेगी बच्चों, और जितनी भी आभासी इमेज बनती है वो हमेशा सीधी होती है। क्या होती है, सीधी। ठीक है, और अगर m का मान नेगेटिव हो तो जितनी भी इमेज बनती है सारी की सारी होती है वास्तविक। क्या होती है बच्चों, वास्तविक। और जितनी भी वास्तविक इमेज बनती है वो कैसी होती है, उल्टी होती है। अगर इसमें m का मान नेगेटिव हो गया तो बच्चों m का मान नेगेटिव होने का मतलब है जो इमेज बनी वो वास्तविक बनी और उल्टी बनी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इधर देखो बच्चों, अब इसमें क्या पूछा है, यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका का आवर्धन क्रम से m0 व me हो तो सूक्ष्मदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। तो बच्चों ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, m बराबर होता है m0 × me। ठीक है, NCERT बुक में लास्ट में मिल जाएगा आपको। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा m0 × me। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सुनो, सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश क्या होता है। सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश क्या होता है वो सुनो। अब सुनो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश क्या होता है। अब इधर देखो बच्चों कि जो सन होता है, सन से जो लाइट आती है, सन से जो हमारे पास लाइट आती है वो बच्चों एन पोलराइज्ड लाइट होती है। कैसी होती है, एन पोलराइज्ड। एन पोलराइज्ड का मतलब ये होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के वाइब्रेशन होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब परपेंडिकुलर, दोनों के वाइब्रेशन होते हैं। ऐसे होता है, देखो एन पोलराइज्ड लाइट का मीनिंग मतलब ये कि बच्चों इसमें दोनों टाइप के वाइब्रेशन हो, यानी ये भी वाइब्रेशन हो और ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो, इसको बोलते हैं एन पोलराइज्ड लाइट है। तो सन से जो आती है वो एन पोलराइज्ड लाइट होती है, ना कि ये रेखीय ध्रुवित,
ये गलत होगा, इसका होगा अध्रुवित। ठीक है, क्या होगा बच्चों? अध्रुवित प्रकाश। आपको इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इधर देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या बोल रखा है वो देख लो। क्या कह रहा है? किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा। बच्चों आपको जो के मैक्सिमम है, क्या चीज़ है? के मैक्सिमम दे रखा है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, निरोधी विभव का मान क्या होगा? अब आप लोगों ने पढ़ा का जो निरोधी विभव होता है वो अधिकतम गतिज इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होती है उसका मापक होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो निरोधी विभव पूछा है तो वोल्ट की वैल्यू कितनी आएगी? V0 के मैक्सिमम डिवाइड बाई ई। के मैक्सिमम कितना है बच्चों अपना? 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई ई। अब ई से ई जाएगा तो इसका आंसर आएगा 1.8 वोल्ट। 1.8 वोल्ट मतलब इसका ऑप्शन होगा स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो बच्चों ये क्या कह रहा है? जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो कण का पथ क्या होगा? तो बच्चों इधर देखो, F बराबर आपको पता होता है QVB sin थीटा होता है। QVB sin थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है बच्चों? तो F की जो वैल्यू आएगी वो आएगी QVB। कैसे आएगी? QVB। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाती तो ये पूरा टर्म 0 हो जाता, मतलब कोई फोर्स नहीं लगता। 90 डिग्री का होने का मतलब इससे फोर्स लग रहा है। और जब भी वो परपेंडिकुलर होता है बच्चों, ठीक है, परपेंडिकुलर उसका पथ होता है सर्कुलर। कैसा होता है बच्चों? वर्तीय पाथ में गति करेगा। कैसे पाथ में गति करेगा बच्चों? वर्तीय पाथ में। ठीक है, इसका आएगा वर्ताकार। इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनोन्य प्रेरण किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो बच्चों अनोन्य प्रेरण जो है किसके सिद्धांत, अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण पूछा है। अच्छा, तो ये ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ये तो पता ही है, डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपने पूछा है कि जो विस्थापन धारा होती है आईडी, इसका सूत्र क्या होता है? बच्चों जो आईडी होती है वो होता है अपना ε0 d फाई ई बटा में dt। आपको पता है एम्पीयर परिपथ नियम पढ़ा होगा आपने, वो क्या होता है? b डॉट dl म्यू नोट IC प्लस ID। ये पूरा कंप्लीट फॉर्म होता है इसका, ये आपने पढ़ा होता है। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? ये ε0 d फाई ई बाई dt। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन का समय क्या होता है? वेरी सिंपल। तो आपको पता है बच्चों लैम्डा बराबर होता है h/p। ठीक है, तो h/p किसी में नहीं है तो अपने को p की वैल्यू चाहिए। p आ गया h/λ, तो h/λ ये होगा, ये इसका रॉन्ग है। ठीक है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब इसमें क्या है वो देखो, इसमें अपने से पूछा है कि संगत प्राचल के अधिकतम मान के लिए अल्फा प्रकीर्णन कोण कितना होता है? तो बच्चों जो संगत प्राचल होता है बीटा बी बोलते हैं, ये होता है कोट थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से थीटा बाई 2 की जो वैल्यू है बच्चों वो होती है 0 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आई वो आई अपनी 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे ये मैक्सिमम होता है। ये आप लोगों ने इसका ये डायग्राम पढ़ा भी होगा। ये मान लो न्यूक्लियस, ये हो गया ऐसे, यहाँ से ऐसे डेविएशन हुई, ये डायरेक्ट निकल गए। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे डेविएट हो गया, ये डायरेक्ट निकल गए। मतलब ये जो पार्टिकल है ये इसकी सेंटर वाली लाइन होगी। अब यहाँ से हम प्रोजेक्शन डालेंगे, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्शन इसकी वजह से हो रहा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये विदाउट डेविएट हुए, बिना किसी एंगल के प्रकीर्णित हुए डायरेक्ट निकले। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू बच्चों 0 डिग्री, तो इसका सही ऑप्शन होगा द। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखो, हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की पहली उत्तेजित अवस्था में आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान क्या होगा? उत्तेजन ऊर्जा, अब देखो इसमें बोला है पहली उत्तेजित अवस्था, इसका मतलब ये बच्चों दूसरी कक्षा। कौन सी कक्षा? दूसरी कक्षा। सेकंड कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? तो डेल्टा ई बराबर होता है En2 माइनस En1। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है -13.6, पहली में होती है माइनस से प्लस की वजह से ये हो जाएगा 13.6। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका होगा बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वे परमाणु, अब देखो वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, जिनमें परमाणु क्रमांक समान होता है, जिनका स्थान समान होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक। नेक्स्ट, इसमें देखो अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण है। देखो बच्चों आपको मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था, एक होता है कार्बनिक, एक कार्बनिक, एक बताया था अकार्बनिक, और एक बताया था बहुलक।
कार्बनिक के अंदर बच्चों क्या आता है अपना, कार्बनिक के अंदर जैसे मान लो ये एंथ्रासीन हो गया, ये कार्बनिक का हो गया, ठीक है। अकार्बनिक के अंदर हमारा सीडीएस हो गया, इंडियम फास्फोरस होता है। बोलक के अंदर एग्जांपल दिए गए पॉलीएनिलीन, तो अकार्बनिक का एग्जांपल होगा बच्चों सीडीएस, कैडमियम सल्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आगे फिल इन द ब्लैंक्स। एकल धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र का तिर्यक होती है बाहर की ओर, बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी इनकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते, इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन के अपव्यय वेग का परिमाण क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के अपव्यय वेग का परिमाण क्या होगा। अब इसमें देखो क्वेश्चन बड़ा शानदार है, इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों के अपव्यय वेग का परिमाण क्या होता है बच्चों, सिंपल सा मोबिलिटी कहते हैं, हिंदी में कहूँ तो इसको गतिशीलता, मोबिलिटी, मोबिलिटी, मोबिलिटी। नेक्स्ट, वाह क्या बात है। एक गैलोमीटर को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने हेतु उसके श्रेणीक्रम में खालिस्तान प्रतिरोध जोड़ा जाता है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, टू कन्वर्ट ए गैलोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर ए रेजिस्टेंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स वैल्यू इज कनेक्टेड इन सीरीज टू इट। तो बच्चों इधर आएगा हाई, यानी उच्च रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध, उच्च शंट प्रतिरोध। अब इसमें देखो, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब है चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, 0। कंप्लीट साइकिल में ये देखो, ये कंप्लीट साइकिल हो गया, जितना प्लस उतना माइनस, ओवरऑल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अगर वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर तो आर बराबर आपको पता है बच्चों 2f होता है, आर बराबर क्या होता है 2f, तो f की वैल्यू हो जाएगी r/2, तो r अपने को 24 है, ठीक है, और यहाँ से ये हो जाए 12 सेंटीमीटर, तो 12 अवतल दर्पण है तो इसके लिए नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने प्लस भी लगाया तो वो कोई बात नहीं, वो सही भी हो सकता है, जैसे डायरेक्शन के थ्रू माइनस लगाते, प्लस भी लगाए उसका भी सही है, ठीक है। जिसने डायरेक्ट 12 रखा है उसका भी सही है। किसी अवरोधक के किनारों द्वारा तरंगों का अपने मार्ग से मुड़ना, बेंडिंग ऑफ वेव फ्रॉम देयर पाथ बाय द एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, विवर्तन। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो, इसमें क्या पूछ रखा है, द फॉर्मूला फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल V। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने लगवाया भी था ये आप लोगों को। विभव V द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, तो लेमडा बराबर बच्चों अपना होता है h/√2m⁴V, ठीक है। जब सभी की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास आता है 12.27 एरंगस्ट्रॉम। जब इसको नैनोमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1.227 डिवाइड बाई √V न्यूटन मीटर, सॉरी नैनोमीटर, नैनोमीटर में पूछा ना, तो ये होगा इसका, ठीक है, 1.227 √V। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.5 × 10⁻10 मीटर है, तो इसकी दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। अब इधर सुनो, अब एक बात बताओ, आप लोगों को पता है कि जो Rn होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर की। जब आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4। अब पहली कक्षा में इसकी इतनी त्रिज्या है 0.5 × 10⁻10। जब आप इस n की जगह 2 रखोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको किससे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 20, पॉइंट की वजह से ये हो जाएगा 2, तो 2 × 10⁻10 मीटर, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपद्रव्य अर्धचालक प्रकार बताओ। टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, टू टाइप, एन टाइप एंड पी टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आगे बच्चों, गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन लाइन के क्वेश्चन आगे। किसी एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए।
अब ये देखो एकदम सिंपल है। अब सुनो, Q ग्रेटर देन 0 मतलब Q की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी। 0 से ज़्यादा होने का मतलब अपना Q क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव की वजह से जो डायरेक्शन होती है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होती है आउटवर्ड, सरफेस से आउटवर्ड। अगर इन सभी पॉइंटों को कनेक्ट करते हुए हम एक चीज़ बनाई तो वो क्या बनेगा बच्चों, एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, एक सर्कल। इस टाइप का एक डायग्राम बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा I के मध्य ग्राफ बनाइए। ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। वेरी सिंपल, V इक्वल टू आता है आई आर। तो V और I में रिलेशन हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो इधर इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? व्हाट इज पैरामैग्नेटिक डाइजेशन ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब ये होता है जब किसी पदार्थ को बच्चों, ठीक है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। किसमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब इसको हम रखते हैं तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थोड़ा सा विक्षेपित हो जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौ प्रेरक को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं? वाई सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। अब सुनो बच्चों, ये जो सौ प्रेरक होता है विद्युत जड़त्व का आपका मीनिंग पता होना चाहिए। ये खुद के अंदर चेंज होने का अपोज करता है, खुद में जो चेंज हो रहा है उसके परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये जो सौ प्रेरक होता है ये क्या करता है, खुद की जो धारा में परिवर्तन हो रहा है उस धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं विद्युत जड़त्व, ठीक है। नेक्स्ट, कला संबंध स्रोत को परिभाषित कीजिए। डिफाइन कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब ये बच्चों कि जब किसी लाइट सोर्स से दो लाइट वेव चलती है, जब किसी लाइट सोर्स से दो लाइट वेव चलती है, अगर इनका फेज डिफरेंस, क्या चीज़, फेज डिफरेंस, कलांतर टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, टाइम के साथ क्या रहे, कांस्टेंट, तो उसको बोलते हैं कला संबंध या कोहेरेंट सोर्सेज। किसी पदार्थ की दैलीय आवृत्ति को डिफाइन करें। अच्छा, राइट द डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये बच्चों कि जो मेटल होती है, अगर इस मेटल की सरफेस पे हम ऐसी लाइट को इंसिडेंट करें जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है कि वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट करवा सकती है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दैलीय आवृत्ति। अगर इस लाइट वेव से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता तो इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। तो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी लाइट वेव की जिससे मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैलीय आवृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, जो आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? आयनन ऊर्जा का मतलब क्या होता है, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। इसका सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जिससे वो हमारा एटम वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध। आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी, बहुत फेमस थी उसकी, E बराबर mc²। बस ये लिखे आना था। अगर यहाँ पे ये भी लिखा है, E यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, मास, पार्टिकल का मास है, और C स्पीड ऑफ लाइट। अगर ये वैल्यू लिखा है तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। कहीं आपका नंबर कट रहा है तो क्या पता इसको देखे नंबर दे दे, तो ये वैल्यू लिखा नहीं चाहिए थी। 6 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, मतलब पैरेलल में जुड़े, उनकी कैलकुलेट द वैल्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटी, तुल्यधारिता। अब बच्चों सुनो, अब ये क्या बोल रहा है, पैरेलल में जुड़े, किस में जुड़े, पैरेलल में, कितने, 6 माइक्रोफेरेड, इसका भी 6 माइक्रोफेरेड, इसका भी 6 माइक्रोफेरेड। बच्चों पैरेलल में आपको पता है इक्विवेलेंट क्या होता है, डायरेक्ट ऐड करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इनको जोड़ दो तीनों को तो ये 18 हो जाएगा, 18 माइक्रोफेरेड। बस ये देखो, किसी के लिए विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध। बच्चों विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है, जब हमारा सेल खुला होता है तो उनके टर्मिनलों के मध्य जो EMF जो भी पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है तो उसको हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है। ये हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होता है।
अब आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? सेल के अंदर जो इंटरेक्शन होता है, सेल की बात करें तो उनके मध्य क्या होता है, सेल के अंदर जो उनकी स्पीड कम हो जाती है करंट की, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है, उसी को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखी। आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? एन से एस की तरफ जाती है, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। डोंट कट ईच अदर, ये भी लिख सकते थे इंग्लिश मीडियम वालों। अब इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का स्पष्ट नामक चित्र बने। ये आपको बिल्कुल नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, छठे वाले चैप्टर के अंदर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, लास्ट टॉपिक है एसी जनरेटर वाला, वो डायग्राम। अब इसमें देखो, पूर्व से पश्चिम दिशा में 5 मीटर लंबा तथा सीधा क्षैतिज चालक तार 0.3 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक के लंबवत इतनी चाल से चल रहा है। अच्छा, अपने को डायरेक्शन बता दी, इतनी इसकी इतनी डिस्टेंस है, इतनी स्पीड से चल रहा है, और अपने को मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की वैल्यू बता दी, तो उसके सिरों में से ईएमएफ पूछा है। क्या पूछा बच्चों? तो सिंपल सा है, ई बराबर होता है वी बी एल। ठीक है, अब वी की वैल्यू दे रखी है 2, बी की वैल्यू देखिए 0.3 × 10⁻⁴, और जो एल अपनी को गिवन है वो 5 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इससे, ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बस 10 × 0.3 × 10⁻⁴। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हो जाएगा 3 × 10⁻⁴। ईएमएफ पूछा ना, प्रेरित विद्युत भार, आगे आ जाएगा वोल्ट। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में उत्पन्न किन्हीं 3 तरंगों के नाम लिखो। राइट द नेम ऑफ एनी 3 वेव्स प्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। तो बच्चों इसमें वैसे तो बहुत सारी है, आपको 3 लिख दी थी, आप एक्स लिख देते, गामा लिख देते, अल्ट्रा वायलेट लिख देते, ठीक है, पैराबैंगनी लिख देते, ठीक है, यूवी रे, वो 3 कोई भी 3 लिख सकते थे। नेक्स्ट, किसी छोटी दूरबीन की आवर्धन क्षमता 9 तथा नली ट्यूब की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। दूरबीन के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी ज्ञात करो। वेरी सिंपल, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए स्मॉल टेलीस्कोप इज 9। अब जो टेलीस्कोप होता है उसकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आता है m बराबर F0/me, और आपको m की वैल्यू दे रखी है 9। ठीक है, F0/Fe, तो यहाँ से F0 की वैल्यू आ जाएगी 9Fe। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या दे रखा है इसने, और इनकी ट्यूब की जो लंबाई है L बराबर होता है बच्चों F0 + Fe, ये अपने को दे रखा है 100। ठीक है, जो L है, L अपने को दे रखा है 100। L क्या दे रखा है बच्चों? 100। अब इसको कैसे लिखेंगे आगे देखो, 100 F0 + Fe। अब क्या करते हैं, यहाँ से F0 की वैल्यू इसमें रख देते हैं। F0 की वैल्यू कितनी, 9Fe, कितना Fe हो जाएगा, 10Fe हो जाएगा। ठीक है, Fe की वैल्यू कितनी आएगी, Fe की वैल्यू आएगी बच्चों 10। ठीक है, अभी सेंटीमीटर में तो आगे सेंटीमीटर लगा दो। अब F0 की वैल्यू चाहिए, तो 9Fe की वैल्यू, ये Fe की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 10, तो F0 की वैल्यू हो जाएगी 90 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, हाइगन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल की नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। मैंने 2 इंपॉर्टेंट बताए थे आपको, या तो अपवर्तन वाला आएगा या फिर परावर्तन वाला है, दोनों में से कंफर्म आएगा, और ये आया भी है। नेक्स्ट, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगी डेफिनेशन, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, ये न्यूमेरिकल देख लो, ये न्यूमेरिकल बता देता हूँ आपको। इसमें क्या बोल रखा है, इधर देखो, ये क्या कह रहा है, 20 वोल्ट के बल्ब से 5 × 10⁹ फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करो। क्या कह रहा है, ए 20 वाट बल्ब्स इमिट 5 × 10⁹ प्रोटॉन्स पर सेकंड, फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो बच्चों P बराबर होता है Ne, P बराबर क्या होता है Ne। अपने को नंबर ऑफ फोटोन दे रखे हैं, पावर देखिए E पूछा है, तो E बराबर हो जाएगा P/n। तो P की वैल्यू कितनी है 20, N की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁹ अब इसको काट दो, ये 4 से जाएगा, तो 4 × 10⁻⁹ जूल, 4 × 4 × 10⁻⁹ जूल। ये देखो, एक्सप्लेन बोहर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन बाय डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली परिक्रमा से बोर के क्वांटीकरण के
द्वितीय अभिकृत की व्याख्या कीजिए। ये भी आपको नोट से मिल जाएगा, एटम वाले चैप्टर में लास्ट में बताया था, इंपॉर्टेंट भी लगवाया था, ये आया भी है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय सेल। विखंडन का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो भारी नाभिक होता है, जो भारी नाभिक होता है वो क्या करता है, दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, इसको विखंडन। नाभिकीय सेलन में क्या होता है कि जो हल्के नाभिक होते हैं वो मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, और फ्यूजन का मतलब एक छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना। ठीक है, ये भी नोट से, ठीक है, ये भी आपको डेरिवेशन है जो भी आपको नोट से मिल सकती है। नेक्स्ट, इसमें देखो बायोसावर्ट का लॉ है, आपको बताया भी था कि बायोसावर्ट का जो लॉ है उसका खुद का डेरिवेशन प्लस में उसकी कोई एक एप्लीकेशन में से कंफर्म आएगा, 3 नंबर का आएगा, आया भी है, देख लो। ठीक है, ये तो आपके उसके अंदर भी आया था, मॉडल पेपर में भी था एक क्वेश्चन नीचे वाला, तो F1/F2 फाइंड करना था इसमें। इसमें देखो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, विद्युत और अर्धचालक के मध्य अंतर लिखिए। n प्रकार के अर्धचालक का ऊर्जा बैंड आरेख बनाइए। ठीक है, ये देखो इधर इनपुट है, ये AC है, ये इनपुट है, ठीक है, और ये आउटपुट है। इसमें अपने फुल वेव मिल रही थी, इसमें पूर्ण तरंग दिष्टकारी करना था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या था, इधर देखो, ये न्यूमेरिकल थोड़ा बता देता हूँ। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए प्रतिवर्ती धारा का शिखर और उसके वर्ग वाले RMS होता है, IRMS फाइंड करना था इसको भाई। अब आप देखो I बराबर 4 sin ओमेगा टी तथा V बराबर 200 sin ओमेगा टी प्लस 5, ये गिवन है। तो इसमें क्या पूछा है, परिपथ में एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P बराबर होता है VRMS IRMS cos 5। अब VRMS की वैल्यू क्या आती है, VM/√2, IRMS की वैल्यू क्या आती है, IM/√2, और cos 5 देखो ये देर का π/3, cos π/3 cos 60, और VM देखो अपने को मैक्सिमम वैल्यू, ये तो हो गई अपने IM और ये हो गया VM, क्योंकि इसको फॉर्म कैसे लिखते हैं, I बराबर I0 या फिर IM sin ओमेगा टी। ठीक है, इसको कैसे लिखे, V बराबर VM sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी। तो ये IM हो गया और ये VM हो गया। तो VM की वैल्यू कितनी, 4। ठीक है, IM की वैल्यू, V की वैल्यू 200, VM इज 200 एंड IM इज 4। √2 को √2 से करेंगे 2 बचेगा, cos 5 की वैल्यू cos 60 का मान 1/2, तो ये क्या होगा 2, ये 4, ये 2 ऐसे कैसे लगा, तो 200 आएगा। ठीक है, पावर आ गया तो पावर के लिए लगा देंगे वाट, 200 वाट आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी LCR परिपथ धारा में R बराबर 2400 में XL, देखो XL और XC की दोनों की वैल्यू होती है। जब XL बराबर XC होता है तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस का मतलब होता है अनुनाद। अनुनाद की स्थिति में जब आपका XL बराबर XC हो गया तो इसका सीधा डायरेक्ट आंसर होता है Z बराबर R होता है। तो जो R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है बच्चों 24 ओम, तो Z की वैल्यू भी यही होगी 24 ओम। ठीक है, तो ये तो आपका, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। किसी गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध स्थापित कीजिए। पार्श्व विस्थापन क्या होता है, ये भी आपको नोट्स मिल जाए, फुल डेरिवेशन है। तो ये कंप्लीट इसका सॉल्यूशन था। तो ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उधर बच्चों, आप इसे चेक करके देख लेना किसके कितने सही हुए, किसके कितने गलत हुए। थैंक यू।